नमस्कार साथियों, आज हम फिर प्रथम श्रेणी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जैसा कि मैंने शेड्यूल में आपको बताया था कि हम लोग जो हैं वो क्रम से इन टॉपिकों को करते जाएंगे। तो आज इसी क्रम में हमने आंतरिक संरचना और उसके बाद हमने कर लिया था चट्टानें, और चट्टानों के बाद भूकंप और ज्वालामुखी की बात आती है। तो थोड़ा गौर से इन चीज़ों को समझोगे तो हर बार आरपीएससी में 2 से 3% जो होते हैं भूकंप से संबंधित पूछे जाते हैं, और कई बार बहुत ऊपर लेवल से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो फिर हमारे लिए थोड़ी दुविधा बन जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये दुविधा आपके ना रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं भूकंप की, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए भूकंप की बात करते हैं। इसको अर्थक्वेक के रूप में हम जान रहे हैं। तो भूकंप का मतलब सीधा सा है कि भूमि में कंपन हो जाना। अब भूमि में कंपन जो है वो साधारण कई बार शब्द ऐसे आ जाते हैं कि हम उनका जवाब नहीं दे पाते। जैसे भूकंप जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो प्राकृतिक हो सकता है या मानव जनित हो सकता है। यानी भूकंप जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, प्राकृतिक या फिर दूसरा जो प्रकार है वो मानव जनित हो सकता है, मानव जनित। यानी कि कई बार बुकों में इसको नियात भूकंप के तौर पे जाना जाता है। नियात भूकंप, इसको नियात भूकंप भी कह देते हैं। तो ये भूकंप जो है इसको अगर देखें तो नियात या फिर मानव जनित, क्या नियात या मानव जनित, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि भूकंप जो है दो प्रकार के हैं, जिनमें एक नियात है और एक क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं वो विवर्तनिकी घटनाओं के कारण आते हैं, जैसे ज्वालामुखी या एक तरह से समुद्री लहरों से हो सकता है, या फिर जो भूकंप है वो मुख्यतः आंतरिक क्रियाओं से हो भी सकता है, या फिर इसको नियात भूकंप के तौर पे जैसे चट्टानें तोड़ने में, बम है, मिसाइलों के परीक्षण से नियात या मानव जनित भूकंप भी हो सकता है। लेकिन साधारणतः भूकंप जो है उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण भूकंप। क्या होता है? साधारण भूकंप। साधारण भूकंप जो होता है 0 से 50 किमी की गहराई तक के होते हैं, यानी कि 0 से 50 किमी की गहराई तक, और 50 से 250 किमी यानी 50 से 250 किमी की गहराई वाले ये मध्यवर्ती भूकंप कहलाते हैं। यानी ऊपरी जो परत है जिसको हम सियाल कह रहे हैं, सियाल जो है उसका अगर हम बात करें तो उसमें 50 से 250 किमी की गहराई तक के जो आने वाले भूकंप हैं उनको हम कहेंगे मध्यवर्ती, और लगभग 250 से 750 किमी गहराई तक आने वाले जो भूकंपीय क्षेत्र हैं या भूकंप है उनको हम गहरे भूकंप कहते हैं। सिंपल बात यह है कि जब भी मैग्मा चेंबर में या एस्टेनोस्फीयर में मैग्मा जो होता है वो उबलने लगता है तो वो सियाल को ठोकर मारता है। अगर उसको जगह मिली, कमजोर धरातल मिला, तो वो धरातल को तोड़कर ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है तो वो ज्वालामुखी है, और ऊपर नहीं आ पाया और नीचे से वो चोट मार रहा है किसको? सियाल को। तो ऊपर से धरती का हिलना ही भूकंप कहलाता है। अब इसको और थोड़ा सा समझा जाए तो कई बार जो है ये छोटे छोटे शब्द हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि सियाल के अंदर ये ऊपर वाला भाग जो है सीमा, और ये सियाल, इसके अंदर अगर हम देखें तो सिंपल बात आती है हमारे पास कि जब भूकंप जहां से पहली बार पैदा हुआ है उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या है? भूकंप केंद्र। दोबारा ध्यान देना, जहां से भूकंप की तरंगें उठी हैं उसको हम कहेंगे भूकंप केंद्र, और जहां पर पहली बार धरती पर महसूस हुआ है या भूपृष्ठ पर महसूस हुआ है उसको कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, भूकंप जो केंद्र है क्योंकि ये मार्कर थोड़ा चलाने में मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप जो है वो पहली बार जब महसूस होता है तो उसको तो हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र, और जहां धरती की गहराई में पहली बार तरंगे जो पैदा हुई हैं उसको हमने कहा है भूकंप केंद्र।
यानी ये इपी सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। जहां से पैदा हुआ है तो ये अर्थक्वेक फोकस हो गया और ये इपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल शब्द हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आपने कि भूकंप अधिकेंद्र जहां पहली बार ये महसूस किया जाता है। अब बात जो आती है कि भूकंप जो आता है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने थोड़ा सा कमजोर तरीके से आपको कुछ तरंगों के बारे में बताया था, लेकिन आज हम उसी चीज को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तो समझो उस चीज को, और सिंपल तरीके से वो बात समझ में आ जानी चाहिए। हमारे पास मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ऊपरी जो भाग है जो ठोस अवस्था में है, उस भाग में हमेशा क्या है कि यांत्रिक या भौतिक संतुलन की स्थिति में भूकंप आते रहते हैं। पृथ्वी के हर किसी कोने पर कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में प्रतिदिन जो भूकंप जो है वो आते रहते हैं। ये एक यांत्रिक स्थिरता के कारण या फिर पृथ्वी पर यांत्रिक स्थिरता में बाधा आ जाने के कारण इस तरह की कंडीशन होती है। तो भूकंप जो है उसमें अगर हम बात करें तो भूकंप जहां से पैदा हुआ उसको तो हमने क्या कहा, केंद्र, और जहां भूकंप पहली बार महसूस हुआ तरंगे तो उनको हमने कहा अधिकेंद्र। सबसे पहले जो तरंग उठती है उसको हम कहते हैं पी तरंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग या पी तरंग। पहली तरंग कौन सी है, प्राथमिक तरंग या फिर पी तरंग, जो सबसे पहले भूकंप केंद्र से अधिकेंद्र की तरफ जाती है और इसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। यानी कि अधिकेंद्र और जो केंद्र होता है उसके बीच में जो कोण होता है वो कोण होता है 90 डिग्री का। अगर मैं कई बार बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो केंद्र है ना भूकंप केंद्र, उसको अवकेंद्र भी कह दिया जाता है, अवकेंद्र। लेकिन अधिकेंद्र हमेशा ही कौन सा है, जहां पर पहली बार भूकंप की तरंगे महसूस की जाती हैं। तो पी तरंगे प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे, या फिर हम इसको ध्वनि तरंगे भी कह देते हैं। क्या, ध्वनि तरंग भी कह देते हैं। यहां एक बात ये बड़ी ध्यान रखने वाली है, कौन सी तरंग है, ध्वनि तरंग है, और ये हमेशा उतलाकार होती है। कैसी होती है, उतलाकार होती है। पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, ध्वनि तरंगे उतलाकार होती है, या मैं यूं कहूं कि सर्वाधिक जो गति होती है इनकी वो होती है लगभग 6 से 9 किमी प्रति सेकंड। कितनी गति होती है, 6 से 9 सेमी प्रति सेकंड जो है इसकी गति होती है। अब ये तरंगे जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है कि चट्टानों में नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देती है, या कणों के माध्यम से फैलाव और संकुंचन पैदा करती है, या इसको हम इलास्टिक वेव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वो संचालित करती है। अब इलास्टिक या प्रत्यास्थ, ध्यान देना, इलास्टिक या प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या करती है, ये बाहर निकालती है। इस वजह से चट्टानों में ये हमेशा जिस दिशा में गति करती है उसी दिशा में ये आगे पीछे धक्का मारती है, यानी कि फैलाव और संकुचन करती है। जिस तरह से इलास्टिक को खींचकर छोड़ दिया जाता है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, फिर खींच के छोड़ते हैं वापस मूल अवस्था में आता है, उसी तरीके से ये कणों में फैलाव और संकुचन पैदा करती है। कौन, पी तरंगे, जिनकी गति सर्वाधिक होती है लेकिन सबसे कम घातक होती है। ध्यान करना, सबसे कम घातक होती है। इनको कहते हैं प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। ध्यान ये भी रखना है कि ध्वनि तरंगे, इसको आप जो है पीडी के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इसको पूछा जा चुका है कि कौन सी तरंगे जो है वो प्रकाशीय तरंगों की तरह हो सकती है। आरपीएससी 2013 वाली वैकेंसी में ये प्रश्न आया था और बाद में बहुत बार रिवाइज हुआ है। तो पी तरंगे जो है 90 डिग्री के कोण पर, यानी जो केंद्र है या अवकेंद्र है, केंद्र फोकस यानी कि अवकेंद्र से अधिकेंद्र की तरफ गति करती है, और ये ध्वनि तरंगों उतलाकार होती है और ये 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली होती है। और प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी कि मैं यूं कहूं कि ये इलास्टिक जो पावर है वो छोड़ती है, और इस वजह से ये कणों में फैलाव और संकुचन पैदा करती है। इस वजह से ये प्रश्न कई बार आया है कि कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे जो है चट्टानों के कणों में फैलाव और संकुचन पैदा करती है, तो वो पी तरंगे हैं। बात समझ में आ गई होंगी। अब जब पी तरंगे आती है तो प्राथमिक वेव्स हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है, जो आपका क्या है अधिकेंद्र है, वहां से दूसरी तरंगे पैदा होती है जिनको हम क्या कहते हैं, एस तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, एस तरंगे कहते हैं।
और पी तरंगे इस तरह से धरती के तीनों परतों को पार करते हुए दूसरी साइड में चली जाती हैं। ये क्या है, हमारी पी तरंगे हैं और ये हमारी एस तरंगे हैं। एस तरंगे जो होती हैं उसको मैं यहां लिख रहा हूं। एस तरंग जो होती है वो सामान्यतः इनकी गति जो है 4 से 6 किमी प्रति सेकंड होती है। कितनी? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या? एस तरंगों की। अब एस तरंगों को सामान्यतः जो है वो जलीय तरंग या प्रकाशीय तरंगों के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो फिर मैं क्या लिख दूं इनको? जलीय तरंग। एस तरंगे क्या होती है? सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो जलीय तरंग, यहां प्रश्न आने की पक्की संभावना रहती है, जो आ भी चुका है। जलीय तरंग या फिर इसको हम क्या कहें? प्रकाशीय तरंग कहें। प्रकाश तरंग या फिर हम इसको अवतलाकार कह देते हैं। अवतलाकार या फिर कई बार इसको अनुप्रस्थ कह सकते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ये ऐसी तरंगे हैं जो अपनी गति के 90 डिग्री के कोण पर कंपन पैदा करती है। या मैं यूं कहूं कि जलीय तरंग कहने का मतलब ये कोई जलीय भाग है और जिसके अंदर अगर हम कोई हलचल पैदा करें या कंकर मारें तो ये गति तो जो तरंगे हैं वो तटों की तरफ करेगी, लेकिन जो तरंगे बनेगी वो इस तरह से गोल गोल इसके साइड में बनेगी। यानी कहने का मतलब गति के 90 डिग्री के ऊपर मिलती है ये। इसका मतलब इन तरंगों की जो चाल होती है वो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरह से ऊपर नीचे चलते हुए इनकी दिशा ये होती है। यानी दिशा के 90 डिग्री के कोण पर मिलने वाली तरंगे होती है। तो ये कंपन करने में घातक होती है, या मैं यूं कहूं कि पी तरंगों की तुलना में ये घातक होती है। लेकिन सबसे विशेष जो बात है इनकी वो थोड़ी अलग है कि भूकंपीय तरंगे जो पी तरंगे हैं वो सबसे कम घातक और सबसे तीव्र गति की होती है, या इन तरंगों को हम अनुलंब तरंगे कह सकते हैं। अनुलंब तरंगे, बाकी इसकी व्याख्या मैंने यहाँ कर दी है। एस तरंगे जो हैं उनमें अगर हम बात करें और इसकी तुलना करें तो ये तरंगे जो होती है ठोस में सर्वाधिक गति करती है। वैसे सभी तरंगे ठोस में अच्छी गति करती है या उनकी गति तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होती है ठोस में, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है ठोस में और तरल और गैसीय अवस्था में ये गति कर सकती हैं। लेकिन एस तरंगे जो होती है वो केवल ठोस में गति करती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तरल में जाकर लुप्त हो जाती है। अब सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में एसएसटी में पूछा गया कि एस तरंगें जो है अधिकतम कितने डिग्री का कोण बना सकती हैं। तो ओल्ड हमने 1909 में अपनी व्याख्या में ये बात बता दी थी कि ये अधिकतम जो है 120 डिग्री के कोण पर जाकर लुप्त हो जाती है। कितनी? 120 डिग्री के कोण पर जाके एस तरंगे अपने जो उद्गम केंद्र है वहां से 120 डिग्री का कोण बना सकती है मैक्सिमम, और वहां पर जाके ये लुप्त हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? ये लुप्त हो जाती हैं। अब अगर मैं दोबारा कहूं कि एस तरंगों को जलीय तरंग कहा जाता है, प्रकाश तरंग, अवतलाकार या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये अपनी गति के 90 डिग्री के कोण पर कंपन करती है। और खास बात ये कि ये ठोस में चलती है और तरल में लुप्त हो जाती है और अधिकतम 120 डिग्री का कोण ये बना सकती है। तो अब बात आती ये है जो सेट एग्जाम 2014 में उसके बाद कई बार रिपीट हुआ कि कौन सी भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है। दोबारा ध्यान देना, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक होता है। तो यहाँ 120 डिग्री तक इस केंद्र से दोनों तरफ जो आके ये लुप्त हो जाती है। तो इस पृथ्वी का ये वाला जो भाग है वो एस तरंगे कभी महसूस नहीं करता। इसका मतलब पृथ्वी का लगभग 40% भाग, कितना? 40% भाग जो है वो एस तरंगे महसूस नहीं करता। इसका मतलब ये है कि 40% भाग पृथ्वी का ऐसा है जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। छाया क्षेत्र के मामले में एस तरंगे सबसे आगे हैं, यानी कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र इन तीनों तरंगों की तुलना में ज्यादा होता है। अब अगली जो बात है वो हम फिर एक बार देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जहां भी अधिकेंद्र पर ये तरंगें पैदा हुई, कौन सी? पी और एस तरंगे। पी और एस तरंगे। अब पी तरंगे जो होती है मैंने आपको बताया कौन से प्रकार की होती है? उतला आकार की। लेकिन अवतला आकार की होती है एस तरंगे। अब जो पी तरंगे हैं वो धरती के ऊपर कहां तक जाती है? तो फिर बात यह आती है कि एस और पी तरंगों के बीच में
सामान्यतः जो धरती है उसके ऊपर कुछ भाग ऐसा होता है जो भूकंप छाया क्षेत्र होता है। क्या होता है? भूकंप छाया क्षेत्र होता है जहां पर तरंगे महसूस नहीं होती। तो सामान्यतः भूकंप में इसको 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री के कोण तक, जहां भी अधिकेंद्र है इसका, वहां तक ये जो है महसूस नहीं होती। इसका मतलब लगभग जो 40 डिग्री है, ध्यान देना 40 डिग्री है, वहां पर किसी भी तरह की भूकंपीय तरंग को व्यक्त नहीं किया जाता या महसूस नहीं किया जाता। दोबारा फिर ध्यान दें इस बात पे कि 103 से 143 या कुछ बुकों में जैसे एनसीईआरटी में इसको 105 से 145 के बीच में है। इसका मतलब थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वही 40 डिग्री का ऐसा गैप है जिस गैप में संपूर्ण पृथ्वी का भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। और ये भूकंप छाया क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी तरंग महसूस नहीं की जाती। तो अब बात आती है कि ये तो थी हमारी बॉडी वेव्स। दोबारा ध्यान देना, पी और एस तरंगों को भूगर्भिक तरंगे या बॉडी वेव्स के नाम से जाना जाता है। पी और एस तरंगों को, पी व एस तरंगों को बॉडी वेव्स, या हम किस तरह से इसको मानते हैं, बॉडी वेव्स या फिर भूगर्भिक तरंगों के तौर पे मानते हैं। अब बात आती है धरातलीय तरंग की। इन दोनों तरंगों के बाद एक अलग तरंग जो आती है जो धरातल के ऊपर गति करती है। यह तरंग जो है उसको हम कहते हैं एल तरंग। क्या कहते हैं? एल तरंग, यानी कि लव वेव्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि लव ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, तो लव वेव्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्या, कौन सी तरंग है ये? एल तरंग है। दोबारा फिर ध्यान देना, ये सर्वाधिक घातक तरंग है, क्योंकि ये आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2007 में, और बार बार रिपीट हुआ है कि धरातल पर सबसे ज्यादा आपदा या धरातल पर उथल पुथल करने वाला जो सिस्टम होता है वो एल तरंगों का होता है। ये तरंगे मकानों को या फिर जो हमारे बांध हैं, सड़कें हैं, उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। इसका मतलब एल तरंगें जो होती है मानवीय आपदाओं को लाने वाली तरंगें होती है, और इन तरंगों को कहते हैं हम एल तरंगें, जिनकी गति सबसे कम होती है, यानी कि लगभग 2.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति 2.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये 2.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है, और ये सर्वाधिक घातक होती है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः जो है मैं आपको भूकंप छाया क्षेत्र की बात करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। पहली बात मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, बॉडी वेव्स भूगर्भिक तरंगों में पी और एस तरंगे आती है। एस तरंगे जो होती हैं उनको हम अवतलाकार कहेंगे, या फिर उसको हम जलीय तरंग कहेंगे, या फिर प्रकाशीय तरंग कहेंगे, या फिर अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, और जिनकी गति जो होती है वो पी तरंगों की तुलना में कम होती है। या मैं यूं कह सकता हूं कि 4.5 से या 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड उनका रफ्तार होती है, और ये 120 किलोमीटर की गति पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये बात 1909 में ओल्ड हमने बताई थी, और ये कई एग्जामों में रिपीट हो चुकी है। लेकिन ये जो एस तरंगें होती है वो सामान्यतः क्या करती हैं, ये ठोस में चलती हैं लेकिन द्रव में गति नहीं करती। इसका मतलब सीमा के ऊपरी भाग से ये मुड़कर धरातल की तरफ लौट आती हैं, और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अवतलाकार होता है। और जो पी तरंगें होती हैं वो पी तरंगें सर्वाधिक गति की होती हैं, और ये कणों में संकुंचन और फैलाव करती है, क्योंकि प्रत्यास्थ ऊर्जा ये छोड़ती है, और इस वजह से क्या होता है, इलास्टिक की तरह ये जब भी छोड़ते हैं तो वो अपनी मूल अवस्था में आती है। तो कणों के अंदर संकुंचन और फैलाव करने वाली तरंगें होती है, और इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगे, या फिर ये उतलाकार की होती हैं। अब बात आती है जो एल तरंगे होती है वो गैस और जल और ठोस तीनों में गति कर सकती हैं, लेकिन ठोस में इनकी गति ज़्यादा होती है। किसकी? एल तरंगों की ठोस में गति ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे जल और गैसीय अवस्था में जाती है तो इनकी गति मध्यम पड़ जाती है। लेकिन सर्वाधिक घातक तरंग होती है एल तरंगे। अब बात आती है भूकंप छाया क्षेत्र की, जो मैं दोबारा आपको एक बार व्याख्या के साथ बताऊं तो बात समझ में आ जाएगी। भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र, मान लीजिए कोई भूकंप जो है सियाल के निचले यहां भाग पर, इसको हमने भूकंप केंद्र या अवकेंद्र या फिर भूकंप जो फोकस है वो हमने इसको कहा, और अधिकेंद्र पर सबसे पहले ये महसूस होती है, जिसको हमने अधिकेंद्र के रूप में परिभाषित किया। क्या? भूकंप अधिकेंद्र।
अधिकेंद्र। अब अगली जो बात आती है उसको थोड़ा देखोगे तो बात और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इससे जो अधिकेंद्र है वहाँ से निकलती है एस तरंगे। क्या निकलती है? एस तरंगे। और ये पी तरंगे वापस जो है पृथ्वी के चारों ओर तीनों परतों से निकलते हुए नीचे तक चली जाती है। अब मुख्यतः ये जो एस तरंगे हैं और ये पी तरंगे हैं, इनके बीच में जो कोण बनता है, ध्यान देना इस बात पे कि अगर एस तरंगों का छाया क्षेत्र पूछे तो वो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एस तरंगे महसूस नहीं की जाती, क्योंकि इसका मूल कारण है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, यानी कि मध्यम जो भाग है, आंतरिक का मेरा मतलब है मध्यम जो भाग है वो तरल अवस्था में, और वहां से ये तरंगे लौट जाती है। इसलिए भूकंप छाया क्षेत्र जो है एस तरंगों का 40% भाग है धरती का। कितना? 40% क्षेत्र। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर यहां मैंने आपको अगर बताऊं तो 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री के बीच में, या फिर कई बुकों में इसको 100 एनसीईआरटी की बुकों में 105 से 145 डिग्री के बीच में ये जो भाग है वो भाग 40 डिग्री तक जो सेट एग्जाम 2014 में पूछा गया है, ये जो है वो पूर्णतया भूकंप छाया क्षेत्र है जिसमें किसी भी तरंग को महसूस नहीं किया जाता। अब ये भूकंप जो है वो उसके अगर विषम वितरण की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि भूकंप की बात जो है जो आने वाली बातें थी वो हम कर चुके हैं। तो छाया क्षेत्र में अगर हम बात करें रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत मेखला में दुनिया के 63% भूकंप आते हैं, यानी प्रशांत महासागर के तटों पर दुनिया के 63% भूकंप आते हैं। इसका मूल कारण है कि वो प्लेटों का अभिसरण किनारा है। दोबारा ध्यान देना, जब प्लेट टेक्टोनिक कराऊंगा तो ये सारी चीजें भूगोल की आपस में जुड़ी हुई हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि परिप्रशांत जो मेखला है जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अभिसरण किनारा होने के कारण प्लेटों का यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं 63%। कितने? 63%। और मध्य महाद्वीपीय जो श्रृंखला है उसमें, यानी कि मध्य महाद्वीपीय जो श्रृंखला है उसमें 21% भूकंप आते हैं दुनिया के, यानी कि कुल मिला के 84% जो भूकंप है वो परिप्रशांत मेखला और जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसी के अंदर आते हैं, और बाकी अन्य जो है वो महाद्वीपों या महासागरों के अंदर जहाँ भी जो हमारी प्लेटें हैं उनके जोड़ पाए जाते हैं वहाँ पर ये भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो विश्व वितरण में सर्वाधिक जो भूकंप है परिप्रशांत मेखला, और द्वितीय नंबर के जो है 21% जो है मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला में आते हैं। अब अगली बात आती है बहुत ही सिंपल, ये हमारे पास फैक्ट हैं जिन फैक्टों पर हमने बात करनी है, यानी कि दुनिया के सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं। तो सिंपल बात है, कहां आते हैं? परिप्रशांत मेखला में। बहुत सिंपल है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो यहां बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ पर, किस पर? सिस्मोग्राफ यंत्र है ये। इसके ऊपर जो है एक स्केल या सामान्यतः 2 स्केल जो बारी बारी पूछे गए हैं उनके ऊपर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसमें स्केल होता है, एक तो होता है रिएक्टर स्केल, और दूसरा जो है वो है मर्केली स्केल। कौन सा? मर्केली स्केल। ध्यान देना साथियों इसके ऊपर बहुत ही, सिस्मोग्राफ यंत्र के ऊपर 2
तरह के स्केल होते हैं, दोनों तरह के स्केल को आरएस में कई बार पूछा है। रिएक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स रिएक्टर ने ही किया था और 1935 में किया था। किसने? याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ल्स रिएक्टर ने ही इसका जो है निर्माण किया और 1935 में किया था। ये 1935 भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि रिएक्टर स्केल का निर्माण है कब किया गया था। ध्यान यहाँ ये रखना है कि रिएक्टर स्केल के ऊपर 0 से 9 अंक होते हैं। कितने? 0 से 9 अंक होते हैं और ये जो 0 से 9 अंक है, इसमें प्रत्येक अगला अंक जो है भूकंप की 10 गुना तीव्रता को व्यक्त करता है। दोबारा फिर इस बात को सुनना, आरएस में भी पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है कि रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 अंक होते हैं और प्रत्येक अगला अंक जो होता है भूकंप की 10 गुना तीव्रता को व्यक्त करता है। बाद में बात आती है मर्केली स्केल। इसके ऊपर 1 से 12 अंक होते हैं। कितने? 1 से 12 अंक होते हैं और ये सामान्यतः बहुत कम प्रयोग होने लगा है मर्केली स्केल, जो सिस्मोग्राफ यंत्र में डालकर पढ़े जाते हैं। बात समझ में आ गई होंगी। अब अगली जो बात आती है, लिख लो इसको, अगली जो बात आती है वो आती है आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल। इनको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये तो आएगी सम भूकंप रेखा और ये आएगी सह भूकंप रेखा। थोड़ा सा गौर से समझ लेना इसको। आइसोसिस्मल जो है वो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान तीव्रता के साथ भूकंप आया है, या भूकंप की तीव्रता समान तीव्रता को मिलाने वाले स्थानों की जो रेखा है उस रेखा को तो हम क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। दोबारा फिर ध्यान दें, समान तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल है, जबकि होमोसिस्मल जो रेखा है या उसको सह भूकंप रेखा कहते हैं, वहां यह है कि एक समय पर जिन स्थानों पर भूकंप महसूस किया गया है उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको होमोसिस्मल कहा गया है। देखो ध्यान दें, वो समान तीव्रता को व्यक्त कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं? ये समान समय को व्यक्त कर रही है कि एक समय पर जिन स्थानों पर भूकंप आया उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो होमोसिस्मल रेखा कहलाती है। अब बात आती है एस तरंगे अधिकतम कितने डिग्री के कोण पर लुप्त हो जाती हैं? तो इसको मैं कह सकता हूं 120 डिग्री के, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में एसएसटी में पूछा जा चुका है और ओल्ड हम 1909 में इसकी पुष्टि कर दी थी। अब बात आती है कि अद्यतन अनुसंधान के अनुसार, यानी कि नवीनतम अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैसों की प्रधानता बढ़ जाती है? तो यहां आपको लिखना है रेडान। रेडान जो गैसें हैं वो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिससे हम भूकंप आने से पूर्व का अनुमान लगा सकते हैं। तो अद्यतन अनुसंधानों के अनुसार भूकंप आने से पूर्व रेडान गैसें जो है वो बढ़ जाती हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल से कितने डिग्री के कोण पे होता है? तो 90 डिग्री के कोण पे होता है। ये प्रश्न बारी बारी पूछे गए भी हैं और बारी बारी फैक्टों में इनको पढ़ा भी गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज है जो कंसेप्ट कराने में बच गई है वो यहाँ हो जानी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा और जो है सोचने का मौका मिले। किन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से भवन, सड़कों और बांधों को नुकसान पहुंचता है? तो किन भूकंपीय तरंगों से भवन, सड़कों और बांधों को नुकसान पहुंचता है? तो यहाँ बड़ी विचित्र बात सी है। इसके उत्तर 2 हो सकते हैं। देखो, एस तरंगों से पहले जो पी तरंगें आती है, पी तरंगें जो होती हैं उनसे भूमि के अंदर क्या होता है? तनाव पैदा हो सकता है, या फिर वो दरारें पैदा हो सकती है, या फिर भ्रंशन की क्रिया हो सकती है। लेकिन जो एस तरंगें होती है उनमें भवनों और सड़कों और बांधों में दरारें पैदा हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सर्वाधिक जो नुकसान होता है, जिसमें भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, एकदम मलबे के ढेर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो होती है एल तरंगे। यानी कि नुकसान तो बांधों को, सड़कों को और भवनों में दरारें पैदा तो ऐसे हो सकती हैं, लेकिन मलबे के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है एल तरंगे, क्योंकि वो झूले की तरह आगे और पीछे धक्का देती है। कौन? एल तरंगे। अब बात आती है किन भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर हो गया एस तरंग, और इसका भी क्या हो गया? छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है 40% धरती पर। कौन सी तरंगों का? एस तरंगों का। दिख रहा होगा शायद, एस तरंगों का। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगों को कितने प्रकारों में बांटा गया है?
बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की हैं। दोबारा ध्यान देना इस बात पे। अभी मैं कह रहा हूं कि तीन प्रकार की है। कौन सी? गति के आधार पर हमने तीन प्रकार बांट लिए, या उनके गुण धर्मों के आधार पर हमने तीन प्रकार बांटे, पी, एस और एल तरंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो ही तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो ही तरीके की होती है। और कौन कौन सी होती है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। एक तो होती है भूगर्भिक तरंग, और एक क्या होती है? धरातलीय तरंग। यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो भूगर्भिक तरंग जो है P+S होती है, और यहां केवल धरातलीय जो तरंग होती है वो L तरंगे होती है। तो बुनियादी तौर पर दो तरीके की तरंगे होती है, एक भूगर्भिक और एक क्या होती है? एक होती है हमारी धरातलीय तरंगे। फिर है सर्वाधिक गति किस भूकंपीय तरंगों की होती है? तो सर्वाधिक गति जो है किस भूकंपीय तरंगों की? पी तरंगों की होती है। और किस में होती है? ठोस में। ठोस में सभी तरंगों की गति अपनी औसत गति से ज्यादा होती है, लेकिन पी तरंगों की ठोस में सर्वाधिक गति होती है। फिर है सर्वाधिक विनाशकारी, ये कई बार पूछा जा चुका है। विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग है? तो विनाशकारी एल तरंग होती है। कौन सी होती है? एल तरंग होती है। कितना आसान है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। अब इसके बाद जो फैक्ट की बात आती है तो उसमें आती है सर्वाधिक गति भूकंपीय तरंगों की होती है किस भूकंपीय तरंगों की? पी तरंगों की। ये बात मैं लिख चुका हूं। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंग। अब बात आती है कौन सी भूकंपीय तरंग तरल में लुप्त हो जाती हैं? तो एस तरंग हो जाती है। और अधिकतम कोण कितने का बनाती है? 120 डिग्री के बाद ये लुप्त हो जाती है। भूकंपीय तरंगों की पदार्थ की किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? यानी भूकंपीय तरंगों की गति पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में लगभग सभी भूकंपीय तरंगों की गति ज्यादा होती है, लेकिन जो पी तरंगें होती है उनकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है। अब बात आती है कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस भाग में संकुंचन और फैलाव पैदा करती है? आगे पीछे अनुलंब तरंगे, या उनको मैंने किस तरह से परिभाषित किया था? ध्वनि तरंगों के तौर पे परिभाषित किया था। तो वो कौन सी तरंगें थी? पी तरंगें थी। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अब साथियों हम बात करते हैं विविध एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की, जो कि भूकंप से संबंधित हैं और पूछे गए हैं। भूकंप मेखला निम्न में से कौन सी नहीं है? भूकंप मेखला निम्न में से कौन सी नहीं है? प्रशांत महासागरीय मेखला, अंध महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अंटार्कटिक मेखला। तो अंध महासागरीय मेखला यहां किसी तरह से चट्टानों के अंदर, या मैं यूं कहूं कि प्लेटों के अंदर जोड़ नहीं है। ये बात है बिल्कुल गलत है, और यही इसका सही उत्तर है। ये जो है वो लगभग मैंने यहां बता दिया है कि मध्य अंटार्कटिक क्षेत्र में प्लेटों का अपसरण किनारा है जहां भूकंप क्रियाएं नहीं होती। और यहां जो बात आती है विश्व के 85% भूकंप प्लेटों के अभिसरण किनारों पर आते हैं। ये बात आपने पकड़ के रखनी है। अभिसरण किनारों पर कितने? दुनिया के 85% भूकंप। इनकी व्याख्या मैंने साथ साथ करके आपको दे दी है। अब अगला जो प्रश्न है उसको अगर आप देखें तो बात समझ में आ जाएगी। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सेल के तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है, वह उत्तर आप खुद मुझे देंगे। व्याख्या मेरी की हुई है। पी तरंगे। भूकंप की कौन सी तरंगे सर्वाधिक घातक होती है? RS 2007। ये एल तरंगे। भूकंप की कौन सी तरंगों को प्रकाश तरंगे कहते हैं? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015। तो प्रकाश तरंगे कौन सी को कहते हैं? एस तरंगों को। भूकंप की कौन सी तरंगों को ध्वनि तरंगे कहते हैं? तो ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013। तो अगर इसको देखा जाए तो मुझे तो पता नहीं है, अगर आप बता दें तो अच्छी बात है। यानी कि ध्वनि तरंगे, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने बता दिया था आपको। भूकंप की कौन सी तरंगों को भूकंप छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है? ये सेट एग्जाम 2014 में आया। तो कौन सी तरंगों का है भूकंप छाया क्षेत्र? एस तरंगों का। इसके बाद है भूकंप की तरंगें अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये भी
सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में 120, ये मैंने यहाँ पूरी व्याख्या करके बता दी है। जितनी बार इसमें स्टार मेंशन किया हुआ है उतनी बार वो है पर्सन जो है रिपीट हुआ किसी न किसी प्रकार से। जैसे ध्वनि तरंग 2 बार रिपीट हुआ है, अनुलंब तरंग 1 बार, इसको लॉन्गिट्यूडनल तरंगे भी कहते हैं, संपीड़ित तरंगे भी कहते हैं, है ना। अणुओं में कंपन दिशा के आगे पीछे होता है, ये सारी व्याख्या मैंने इसके अंदर करके छोड़ दी है। यानी ये पर्सन ही अपने आप में पूरे कॉन्सेप्ट को व्यक्त करने वाले हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न है वो आपके भविष्य में काम आएंगे, लेकिन इसका एक शब्द भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि रिएक्टर स्केल का विकास किया गया। ये प्रश्न आरएस एग्जाम 2009 सेकंड ग्रेड एग्जाम में और कई बार रिपीट हुआ है 1935 में, है ना। सिस्मोग्राफ पे पढ़ा जाता है, तो ये बातें मैं बता चुका हूं आपको। सबसे अधिक भयंकर विस्फोटक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका जो उत्तर है वो है पीलियन तुल्य। ये एक प्रश्न ज्वालामुखी से संबंधित है, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया है। इसका उत्तर भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न आया वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल ठोस तीनों से गुजर सकती है, तो ये पी तरंगे है पहली। अब इसके बाद है वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है, कहलाती है। सिंपल बात है, होमोसिस्मल। मैंने बताया था कि आइसोसिस्मल में समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाया जाता है, जबकि होमोसिस्मल में उन स्थानों को मिलाया जाता है जिन स्थानों पर एक ही समय में भूकंप को महसूस किया गया है। तो बात आपको पसंद आई होगी। ये पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।